को नमस्कार। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं MNT न्यूज नेटवर्क को और प्रदीप जी को, और इस ऑनलाइन कार्यक्रम में मौजूद भंते प्रज्ञा रत्न जी, मनीष मंजू मेश्राम साहब, मैडम पुष्पा अरहंत, शैलेश हडियल और मधुबेन बौद्ध, सभी आदरणीय को मेरा नमस्कार। जैसा कि विदित है कि खोए हुए बुद्ध की खोज, ये हिंदी संस्करण है। इसी का गुजराती अनुवाद पुष्पा मैडम ने किया है। हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और इस कार्यक्रम के सूत्रधार अरविंद अरिहत साहब को के प्रति मैं बहुत आभार हूं। जैसा कि नाम से विदित है कि खोए हुए बुद्ध की खोज, मतलब क्या? मतलब ये कि बुद्ध अभी हैं, खो गए थे, उनको खोजना। वो खोए हुए हैं। हमारे पास इतने संसाधन हैं, अभी जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर इतने सारे अवशेष हैं कि हम लोग खोए हुए बुद्ध की खोज कर सकते हैं। इतनी सारी सामग्री, पुरातात्विक सामग्री अभी भारत में मौजूद है। एक बात तो यह कि खोए हुए बुद्ध की खोज का मतलब कि हमारे बुद्ध गायब नहीं है, खो गए हैं, उनको पुनः ले आना। एक बात तो यह। दूसरी बात यह कि खोए हुए बुद्ध की खोज का मतलब सिर्फ गौतम बुद्ध की खोज नहीं, बल्कि गौतम बुद्ध से पूर्व भी जो 27 बुद्धों की परंपरा थी और उसमें से अनेक बुद्धों की हम लोगों के पास देसी और विदेशी दोनों सबूत मौजूद है। और साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों सबूत मौजूद है कि बुद्ध से पहले भी बुद्ध हुए। प्राचीन भारत का जो इतिहास लिखा गया है वह किस आधार पर लिखा गया है? वो इतिहासकारों ने लिखा सम्राट अशोक के शिलालेखों के आधार पर मौर्य काल का इतिहास लिखा गया। तो भाई, सम्राट अशोक के शिलालेखों को फिर से नए ढंग से देखने की जरूरत है। कारण कि सम्राट अशोक के शिलालेखों पर ही गौतम बुद्ध के अलावे दूसरे बुद्धों का भी जिक्र है और जिसका सबूत अभी मौजूद है। इसलिए मैं दावा करता हूं कि बुद्ध से पहले भी बुद्ध हुए। उन बुद्धों की भी खोज इस किताब में खोए हुए बुद्ध की खोज में की गई है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सम्राट अशोक का एक शिलालेख, एक स्तंभ है रूमिनदेई में। रूमिनदेई फिलहाल नेपाल में है। तो उस स्तंभ पर लिखा हुआ है कि गौतम बुद्ध का यह जन्म स्थान है, बर्थ प्लेस है। इसीलिए सम्राट अशोक ने यहां पर एक स्तंभ खड़ा करवाए और उस गांव का कर माफ भी किए। ये सबूत है गौतम बुद्ध का। इसके अलावा उसी नेपाल में निगाली गांव है।
निगाली गांव में भी सम्राट अशोक ने एक स्तंभ खड़ा करवाया है। निगाली गांव में वो निगाली गांव भी है, वो स्तंभ भी है। हम समझते हैं कि देश के तमाम इतिहासकार और विदेश के भी इतिहासकार हमारी बात को सुन रहे होंगे। तो एक तो हमने बताया कि गौतम बुद्ध का रूमिनदेई में नाम लिखा हुआ है, अशोक के जमाने का, अशोक की भाषा और लिपि में। एक और बुद्ध का नाम लिखा हुआ है, वो कहां है? निगाली गांव में, नेपाल के। और उस बुद्ध का नाम था कोणागमन बुद्ध। तो कोणागमन बुद्ध का जहां जन्म स्थल था, वहां पर भी सम्राट अशोक ने उनकी स्मृति में, उनकी मेमोरी में एक स्तंभ खड़ा करवाए हैं। और वो स्तंभ आज भी है, टूट गया है, बीच में टूट गया है, लेकिन अभी है। और उस पर जो लिखा है वो जाकर के आप पढ़ सकते हैं। निगाली गांव में निगलवा सागर अभिलेख उसको कहा जाता है इतिहास में। उस पर लिखा हुआ है कि मैं, सम्राट अशोक ने लिखवाया कि मैं यहाँ निगाली गांव में आया और यहाँ कोणागमन बुद्ध के नाम पर एक स्तंभ यहां खड़ा करवाया, ये लिखा हुआ। तो दो बुद्ध का तो आप सुन लिए, अशोक के शिलालेख में है। एक और है, वहां पर गांव का नाम देखिए भूलने लगा, नेपाल में ही है। वहां पर ककुसंध बुद्ध का जन्म हुआ था। माने गौतम बुद्ध से पहले कश्यप बुद्ध थे, और कश्यप बुद्ध से पहले कोणागमन बुद्ध थे, और कोणागमन से पहले ककुसंध बुद्ध थे। तो ककुसंध बुद्ध की स्मृति में भी सम्राट अशोक ने पिलर गड़वाए हैं, और वो भी पिलर अभी है, अभी वो भी पिलर है। उसकी ऊंचाई कम हो गई है, टूट गया है। मैं समझता हूं कि तो भी 4 फीट अभी है। वहां पर वो ककुसंध बुद्ध का जन्म स्थान है। तो आप सुन रहे हैं कि जिस सम्राट अशोक के अभिलेखों के आधार पर प्राचीन भारत का इतिहास लिखा गया, उसी सम्राट अशोक के शिलालेखों के आधार पर मैं 4 बुद्ध का प्रमाण दे दिया कि रूमिनदेई में गौतम बुद्ध का नाम है, शिलालेख है, और आगे ककुसंध बुद्ध का है, कोणागमन बुद्ध का है। इतने सारे नामों के सबूत तो हम लोगों के सम्राट अशोक के शिलालेख पर ही मिलता है। तो यदि सम्राट अशोक का शिलालेख सत्य है, तो फिर बुद्ध से पहले बुद्ध हुए, यह असत्य कैसे है? नहीं हो सकता है। एक चीनी यात्री आए थे, उनका नाम था फाहियान। फाहियान लोग बताते हैं इतिहासकार कि गुप्त काल में भारत आए थे, जबकि फाहियान की जो डायरी है उसमें गुप्त काल के किसी राजा की चर्चा नहीं है, और न ही गुप्त वंश जैसे किसी डायनेस्टी की चर्चा फाहियान ने अपनी डायरी में की है। लेकिन फाहियान ने अपनी डायरी के 27वें अध्याय में 27वें अध्याय में 3 बुद्ध की चर्चा की है। उस पर एक चैप्टर है, उसमें कश्यप बुद्ध, कोणागमन बुद्ध और ककुसंध बुद्ध। और उसमें फाहियान ने बड़े विस्तार से लिखा है कि हम
इतना किलोमीटर दाएं बाएं चलकर कोड़ागमन बुद्ध के निर्वाण स्थल पर पहुंचे, फिर कैसे हम कश्यप बुद्ध के निर्वाण स्थल पर पहुंचे, फिर कैसे हम ककुसंध बुद्ध के निर्वाण स्थल पर पहुंचे। तो देखिए, फाहियान की जो डायरी है उसमें 3 बुद्ध के, गौतम बुद्ध से पहले के 3 बुद्ध के सबूत मिलते हैं, और वो भी आंखों देखा। माने जब फाहियान आए थे तो उस समय ये सब समाधि स्थल थे इन लोगों के, और फाहियान पैदल चलकर श्रावस्ती से उन्होंने यात्रा अपनी शुरू की थी, और उन्होंने लिखा कि हम कैसे कैसे किस बुद्ध के निर्वाण स्थल पर पहुंचे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि देशी स्रोत जैसा कि अशोक के शिलालेख, विदेशी स्रोत फाहियान, वेन्सांग, इत्सिंग की डायरी वगैरह, सभी में बुद्ध से पहले के बुद्ध की चर्चा है, जिक्र है और प्रमाण है। आप सांची में स्तूप है, बड़ा नोन है, सभी लोग जानते हैं कि हाँ भाई सांची में स्तूप है। तो सांची के स्तूप पर 7 बुद्धों का प्रतीकात्मक अंकन है। 3 स्तूप के रूप में और 4 बोधि वृक्ष के रूप में। इनको हम लोग सप्त बुद्ध कहते हैं। सप्त बुद्ध, 7 बुद्ध, गौतम बुद्ध तक। तो 7 बुद्धों की चर्चा सांची के स्तूप पर है, और 5 बुद्धों का, 7 बुद्धों में से 5 बुद्धों का नाम भरहुत स्तूप पर लिखा हुआ है, सीधे सीधे लिखा हुआ है। कोड़ागमन बुद्ध का नाम लिखा हुआ है, कश्यप बुद्ध का नाम लिखा हुआ है, ककुसंध बुद्ध का नाम लिखा हुआ है, और नीचे लिखा हुआ है धम्म स्क्रिप्ट में, जिसको इतिहासकार हमारे बताते हैं कि ये ब्राह्मी लिपि है। इसको सम्राट अशोक ने उसका नाम दिया था धम्म लिपि। इसी लिपि में वहां पर 5 बुद्ध का नाम लिखा हुआ है भरहुत के स्तूप पर। अब वो भरहुत में वो नहीं है जो नाम लिखा है, वो अभी फिलहाल कलकत्ता म्यूजियम में है। बहुत पहले जब भरहुत स्तूप की खोज हुई थी तो उसके लिए अंग्रेजी सरकार ने विशेष ट्रेन चलाई थी, और भरहुत से ट्रेन पर लाद करके जितने भी अवशेष मिले उसमें से ज्यादातर कोलकाता म्यूजियम में है, बाकी इंग्लैंड में भी गए। तो उस पर नाम लिखा हुआ है, 7 बुद्धों का बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष का अंकन गौतम बुद्ध से पहले के 6 बुद्धों का है, और गौतम बुद्ध को लेकर के 7 बुद्धों का, और उस पर नाम लिखा हुआ है, और सब कलकत्ता म्यूजियम में है। ये सब देखने की चीज है, ये ज्यादा बहस का विषय नहीं है। आप कोलकाता म्यूजियम में जाइए, वहां पर पढ़िए, लिखा हुआ है, ईसा से पहले का है, ईसा से पहले का लिखा हुआ है, 2000 साल से पहले का। ये कोड़ागमन बुद्ध थे, कश्यप बुद्ध थे, ककुसंध बुद्ध थे, सब लिखित है, रिटन है। तो बुद्धों की परंपरा रही है। आप यहां एलोरा गुफा में जाइए, एलोरा गुफा में 7 बुद्ध की, माने 7 बुद्धों की मूर्तियां बनी हुई है, बहुत पहले की, आज की नहीं। वो है, अभी भी है, गुफा नंबर 12 में। इसीलिए मैं कहता हूं कि बुद्ध से पहले बुद्ध थे, इसका साहित्यिक सबूत भी है
और इसका पुरातात्विक सबूत भी है। बुद्ध से पहले बुद्ध थे, इसका देशी सबूत भी है और इसका विदेशी सबूत भी है। चीन में है, तिब्बत में है, चारों तरफ तो है। इसलिए हम मान कर चलिए, यह कोई कल्पना नहीं है, यह हकीकत है कि बुद्ध से पहले भी बुद्ध हुए। अब आपके इतिहास में जो गड़बड़ झाला है, तो उसके लिए तो कुछ किया नहीं जा सकता है, कारण कि जो हमारे पास जो रिकॉर्ड थे पुराने या पुरानी जो पुस्तकें थी, वो सब तो जला दी गई। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा महाविहार जलाया गया, इसका पुरातात्विक सबूत है। 9 मंजिला लाइब्रेरी थी नालंदा महाविहार का। अभी तिब्बत में हाल ही में एक बौद्ध पुस्तकालय मिला है, एक छोटे बिहार में। जानते हैं, उसकी एक दीवार में 60,000 किताबें हैं। 60,000 एक दीवार में, 60,000 पांडुलिपियां हैं, बहुत पुरानी, जिसको कोई जानता नहीं था। इस महाविहार में, इस बिहार में, महाविहार नहीं है तिब्बत वाला, बिहार है, कि इस बिहार में 60,000 किताबें एक दीवार में। तो चारों दीवारों में कितनी किताबें होंगी? 6 का 24, 2,40,000। नालंदा विश्वविद्यालय तो भाई 7 मंजिला था, 9 मंजिला था, 9 मंजिला। तो आप विचार कीजिए कि वो दीवार हमको लगता है शायद 10 मीटर है, और नालंदा तो महाविहार था। अब सोचिए कि वहां कितनी लाख किताबें होंगी, और सब जला दी गई। कहा जाता है कि किताबों को जब जलाया गया तो उसका धुआं 3 माह तक उठता रहा, 3 महीने तक। अब सोचिए कि कितने बड़े पैमाने पर बौद्ध साहित्य जलाया गया। अब वो लाखों किताबें जो जला दी गई, उसमें क्या लिखा था, यह जानने का हम लोगों के पास अब स्रोत नहीं बचा है। और जो किताबें बाद में लिखी गई, अब वही हम लोगों के पास बचा है, और उसी आधार पर हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास लिख रहे हैं। तो इतिहास लेखन में गड़बड़ी होगी, क्योंकि जो साहित्यिक सबूत आपके पास मिल रहे हैं वो बाद की लिखी किताबों के मिल रहे हैं, पुरानी किताबें तो है नहीं। इसीलिए जो बाद की किताबें हैं, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता का कहां वर्णन है? नहीं है। क्या वेद, क्या पुराण? अरे भाई, जो सिंधु घाटी सभ्यता दिखाई पड़ रही है, यहां भाई, यहां बड़े बड़े नगर थे, आलीशान भवन थे, चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, स्नानागार था, स्तूप था, क्या नहीं था? वो आप देख सकते हैं। लेकिन आपकी तमाम किताबें कोई सबूत नहीं देती हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसा कोई नगर भी इस दुनिया में था। आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि उस जमाने में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का कोई दूसरा नाम होगा, तो मान लीजिए कि दूसरा भी नाम होगा, तो उस नाम से भी तो उस प्रकार की सभ्यता का वर्णन मिलना चाहिए। न पाणिनि ने कहा, न वेदों में है, न आपके बौद्ध साहित्य में है। क्यों नहीं है? कारण कि आपकी जो किताबें हैं, वो जो प्राचीन किताबें जला दी गई, उसमें हो सकता है कि उसका जिक्र रहा हो, अब नहीं है। मैं पहले से ही कहता रहा हूं
कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गौतम बुद्ध के समय तक का जो इतिहास है वह भी बौद्ध सिविलाइजेशन का इतिहास है। और सिंधु घाटी की सभ्यता खुद बौद्ध सभ्यता थी। आप कहिएगा कि बड़ा आश्चर्यजनक बात कर रहे हैं प्रोफेसर साहब कि सिंधु घाटी की सभ्यता बौद्ध सभ्यता थी, कैसे भाई कह रहे हैं आप? तो देखिए, मोहनजोदड़ो में अभी भी बहुत विशाल स्तूप है, आज भी है, वो अभी नष्ट नहीं हुआ है पूरी तरह से। उस स्तूप के सटे हुए बहुत बड़ा स्नानागार है जिसकी चर्चा, जिसका फोटोग्राफ इतिहास की हर किताबों में मिलेगा। और उस स्नानागार में कमरे बने हुए हैं, वहीं पर बहुत बड़ा बौद्ध स्तूप है। मोहनजोदड़ो का जो सबसे बड़ा आकर्षण है वह बौद्ध स्तूप ही है। और पूरी सिंधु घाटी की सभ्यता स्तूप की खुदाई में ही मिली, स्तूप ही खोजा गया था, उसी स्तूप की खुदाई में सिंधु घाटी की सभ्यता मिली है। मामला यह है। तो मोहनजोदड़ो का स्तूप बहुत बड़ा। तो हमारे यहां के जो इतिहासकार हैं तो वो बोले कि अरे भाई, तो स्तूप है तो ये कुषाण काल का होगा। पहले कोई स्तूप की चर्चा थी नहीं, कुषाण काल का है। सारे इतिहासकारों ने लिख दिया कि मोहनजोदड़ो में जो स्तूप है वह कुषाण काल का है। तो क्या सबूत है भाई तुम्हारे पास कि मोहनजोदड़ो का उतना बड़ा स्तूप जो दूर से ही दिखाई पड़ता है वो कुषाण काल का है? तो इसका इतिहासकारों ने सबूत दिया। वहां के एक बौद्ध मठ में, मोहनजोदड़ो के एक कमरे में कुषाण काल के कुछ सिक्के मिले हैं। उन्हीं सिक्कों के आधार पर हमारे यहाँ के इतिहासकार बताते हैं कि मोहनजोदड़ो का जो स्तूप है वह कुषाण कालीन है। दरअसल हमारे यहाँ का इतिहासकार ये सोच ही नहीं पाते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में भी स्तूप रहा होगा, या मौर्य काल से पहले भी स्तूप बनता होगा, या बुद्ध से पहले भी स्तूप की परंपरा रही, गौतम बुद्ध से पहले। ये इतिहासकार सोचते ही नहीं है। हमारे देश के कोने कोने में नाना प्रकार के स्तूप मिलते हैं, छोटा बड़ा मझोला, ईंटा का, पत्थर का, है ना, कई प्रकार का, जाने कितने प्रकार के स्तूप मिलते हैं, कितनी बड़ी संख्या में मिलती है। लेकिन हमारे इतिहासकार तो यह मान लिए हैं कि सब स्तूप बनाए गए मौर्य काल में या कुषाण काल में। लाखों स्तूपों को एक दो चार पन्ने में लोगों ने समेट दिया। अरे भाई, उसके आगे पीछे भी तो जाइए। अभी अमेरिका की जो साइंस पत्रिका है उसमें इटली के और जर्मनी के दो बड़े पुरातत्ववेत्ता ने एक आर्टिकल लिखा है और बताया है कि जो मोहनजोदड़ो का जो स्तूप है, मोहनजोदड़ो का जो स्तूप है वो कम से कम ईसा से 2100 साल पुराना है। सोच लीजिए, 2100 साल पुराना है ईसा से। इसका मतलब कि आज से 4000 से ज्यादा पुराना, 4000 साल से ज्यादा पुराना है मोहनजोदड़ो का स्तूप। और आप कुषाण काल का मानकर चलते हैं। और उसमें जो स्तूप में जो ईंट लगी है, जो उसकी निर्माण सामग्री है, उसकी जो इंजीनियरिंग है, उसके अंदर से जो
जो सामग्री मिलती है वो सब सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है। और आप कह रहे हैं कुषाण काल का है। अरे मेरे भाई साहब, कुषाण राजे प्रसिद्ध थे गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाने के लिए। गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाने के लिए कुषाण वंश विख्यात है इतिहास में। तो कुषाण काल में वो स्तूप बना, केवल स्तूप बनाते कुषाण राजे कि सिंधु घाटी सभ्यता के हर नगर में, हर चौक चौराहे पर बुद्ध की मूर्ति लगा देते। बुद्ध की मूर्ति लगाए होते, वो स्तूप नहीं बनाए होते केवल एक। तब मोहनजोदड़ो के गली गली में बुद्ध दिखाई पड़ते। इसलिए मैं कहता हूं कि वो कुषाण काल का नहीं है। इस पर सपन कुमार विश्वास की एक पूरी किताब है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का धर्म क्या था। बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म था। अभी धोलावीरा की खुदाई हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर है धोलावीरा। धोलावीरा में जानते हैं क्या मिला है? धोलावीरा में मेरे भाई जी सुन लीजिए आप लोग, धोलावीरा का जो मेन गेट है वहां पर धमचक मिला है। धमचक मिला है। और धोलावीरा में स्तूप मिला है। और जानते हैं कौन सा स्तूप मिला है? ये सांची भरहुत वाला नहीं, वो जो संघोल में है, पंजाब के संघोल में, उसको हम लोग बोलते हैं धमचक प्रकार का स्तूप। उस स्तूप में आरे बने होते हैं, तिलियां होती हैं, 8 तिलियां उस स्तूप में। किसी किसी में 16 और 32 भी होती हैं। तो पंजाब के संघोल में धमचक प्रकार का स्तूप मिला है। और कश्मीर में अंबारन से धमचक प्रकार का स्तूप मिला है। ठीक वही स्तूप धोलावीरा में मिला है, धोलावीरा में। और आप किस आधार पर कहते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता प्राक बौद्ध सभ्यता नहीं थी? जिसके सबूत मिल रहे हैं। हड़प्पा में बहुत बड़ा स्तूप था। सारे ईंट को, स्तूप को उखाड़ कर करके रेलवे ट्रैक पर बिछा दिया ठेकेदारों ने। लेकिन उसके फोटोग्राफ अभी भी बचे रह गए। वो फोटोग्राफ मेरे पास भी है। जो हड़प्पा में बहुत बड़ा स्तूप था, उसका फोटोग्राफ अभी है। अब वो हड़प्पा में वो स्तूप नहीं है, लेकिन अंग्रेजों के जमाने का लिया हुआ फोटोग्राफ वो है। हड़प्पा में स्तूप था, मोहनजोदड़ो में स्तूप है, धोलावीरा में स्तूप है। इसलिए मैं कहता हूं कि सिंधु घाटी की सभ्यता और सभ्यता थी। और सिंधु घाटी से आप आइएगा गौतम बुद्ध के समय तक, तो बीच की कितनी दूरी है? 2000 साल की है। तो 28 बुद्धों की परंपरा रही। एक बुद्ध का समय अगर 50 साल भी मानिएगा तो 28 बुद्ध हुए, तो 28 गुणे 50 कर दीजिए, 1500 साल पहले चले गए। बुद्ध से 1500 साल और पहले जोड़ लीजिए, आप कहां जाइएगा? और जो सिंधु घाटी सभ्यता में पीपल की निशानियां मिलती हैं, पीपल के पत्ते की, हर जगह पीपल, पूरा सिंधु घाटी सभ्यता पीपल के पत्ते से पटा हुआ है। क्या वहां के बर्तन, क्या वहां के ये सील, सब पर तो पीपल का पत्ता बना हुआ है। तो वो पीपल का पत्ता जो है वो दीपंकर बुद्ध का बोधि वृक्ष था, गौतम बुद्ध वाला नहीं, दीपंकर बुद्ध। और दीपंकर बुद्ध ईसा से 2000 साल पहले हुए। वही पीपल की छाप आपको सिंधु घाटी सभ्यता की गली गली में
हर नगर में चौक चौराहे पर वो दिखाई पड़ती है। और पीपल का पत्ता का वो महत्व था सिंधु घाटी सभ्यता में। आप सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे सील मिले हैं, आप देखे होंगे। किसी पर वृषभ मिला, किसी पर कुछ मिला, तो उन सीलों को ध्यान से देखिए। उन सीलों को देखिएगा कि सभी सील पर कहां लिखा हुआ है, ऊपर सील के ऊपर सिंधु घाटी लिपि में पहले कुछ लिखा हुआ है, फिर फोटोग्राफ है। ध्यान दीजिए, केवल पीपल के पत्ता वाला जो सील है सिंधु घाटी सभ्यता का, उसमें ही केवल नीचे लिखा हुआ है, बाकी सभी प्रकार के सील में ऊपर लिखा हुआ है। इतना ही नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता में जो कुएं मिले हैं, कुएं, उसमें से एक कुआं पीपल के आकार का मिला है, गोल नहीं। अभी कुएं जो है रिंग वेल जिसको हम लोग कहते हैं, गोलाकार कुआं, ये मौज काल वगैरह में, तो वो कुआं जो है पीपल के पत्ते का शेप का है सिंधु घाटी सभ्यता में। वही मैं कहता हूं कि वो दीपंकर बुद्ध का वो प्रतीक है। तो किताब में बहुत सारी नई नई चीजें हैं, तो सहसा विश्वास नहीं होता। इसलिए नहीं होता है कि हम लोगों ने जो पढ़ा है और हमारे दिमाग पर जो लोड है तरह तरह की किताबों का, हम लोग उसी दिशा में सोचने के लिए बाध्य हैं। जादूगर क्या करता है? जादूगर ताश का पत्ता ले लेता है और कहेगा कि हाँ लीजिए, खींचिए इसमें से एक पत्ता। तो जिस पत्ता को खिंचवाना होता है उसी को आगे कर देता है, और खींचने वाला बरबस उसी को खींच लेता है, उसी ताश के पत्ते को। और जादूगर कहता है कि आपने चिड़िया का दुगी खींच लिया। जान जाता है आपके साइकोलॉजी को। तो इतिहासकार, जो जादुई इतिहासकार हैं, वो आपको जहां ले जाना चाहते हैं वहीं आप जा रहे हैं, उलट कर कुछ सोचते नहीं। तो केवल मैं ये कह रहा हूं कि खोए हुए बुद्ध की खोज में केवल गौतम बुद्ध की ही खोज नहीं की गई है। गौतम बुद्ध से पहले भी जितने बुद्ध हुए, जितनों का सबूत मिलता है पुरातात्विक, साहित्यिक या जैसे भी, उनकी भी खोज की गई है। और यह भी खोज की गई है कि बौद्ध सिविलाइजेशन को, बौद्ध सभ्यता को हम लोगों ने कितने रूपों में बदल दिया है। अभी आंध्र प्रदेश में एक शंकर भगवान का मंदिर है, तो उसका नए सिरे से बनाने के लिए लोग खोद रहे थे। जानते हैं क्या मिला है? गुंटूर जिले में तो जब खोद रहे थे तो शिवलिंग जो है वो एक स्तूप पर ही स्थापित है। मतलब शिवलिंग के नीचे स्तूप है। और लोग जानते हैं कि ये तो शंकर भगवान का मंदिर है, जबकि वो पूरा मंदिर का ढांचा ही स्तूप पर खड़ा है। अब सरकार वहां आंध्र प्रदेश की पसोपैस में है, अब क्या किया जाए? ये होगा। शिवलिंग के नीचे स्तूप मिला। अभी तो एक घटना आप जानते होंगे, सनत्ती जिसको कहा जाता है, सनत्ती, तो वहां चंद्रलांबा देवी का मंदिर था और एक दिन वो मंदिर गिर गया। अब मंदिर का जब की छत गिरी तो चंद्रलांबा देवी के ही मूर्ति पर गिर गई। तो एक बहुत बड़ा इतिहास सामने आया भारत का। मूर्ति तो टूट गई, लेकिन मूर्ति जिस चीज पर स्थापित थी वह सम्राट
अशोक का शिलालेख था। और मूर्ति की जो फर्श नीचे बनी थी उस मंदिर का, वो सम्राट अशोक के शिलालेख पर ही बना, वो फर्श भी बना हुआ था। वहां पर 4 अशोक के नए शिलालेख सामने आए। वहीं से सम्राट अशोक की एक मूर्ति मिलती है सनौती से, जिस पर उनका नाम लिखा हुआ है, राजा अशोक सनौती में। अगर यह घटना नहीं घटित होती तो हम सनौती के चंद्रलाभा मंदिर को चंद्रलाभा देवी की मंदिर ही मानते। तो बौद्ध सब खोए हुए बुद्ध की खोज में न केवल बुद्ध की बल्कि बौद्ध सिविलाइजेशन की भी खोज की गई है। इसके कितने रूप बदले हैं। मैं तो यह कहता हूं कि बौद्ध धर्म का, अभी धर्म को बोलेंगे, बौद्ध धर्म का पतन नहीं, परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन, उसको हटा दीजिएगा तो उसका मूल टेक्स्ट दिखाई पड़ जाएगा, छुपा हुआ है। वो आंख चाहिए, वो आंख जो आर पार चीजों को देख ले और समझ जाए ये क्या चीज है। इतिहास हम कहते हैं पहले से भी कि हमारे देश की जो भाषा है लिखित, वो प्राकृत, हमारे यहाँ जो शिलालेख मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को अभी फिलहाल स्थगित कीजिए, जो पुराने शिलालेख मिलते हैं वे प्राकृत भाषा में मिलते हैं। सम्राट अशोक के तमाम अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं। यही हमारी लिखित प्राचीन भाषा है जिसके सबूत मिलते हैं। अब वरना आप सिंधु घाटी सभ्यता में जाइए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसके 10 लेटर सीधे सीधे सम्राट अशोक के लेटर से मिलते जुलते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये सारे भाषा वैज्ञानिक बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि सम्राट अशोक का जो शिलालेखों का लेटर है उसके 10 लेटर सिंधु घाटी सभ्यता से ट्रू कॉपी, एकदम फोटो स्टेट मिलता है। इसलिए मैं कहता हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता से ही क्रमशः विकास हुआ ब्राह्मी लिपि का, अशोक की लिपि का। तो प्राकृत लिखित रूप से पुरानी भाषा है, पुरानी है। और बाद में इसी से संस्कृत का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ। इसको बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, बहुत आसानी से, बहुत कठिन नहीं है, माथापच्ची ज्यादा नहीं करनी है। संस्कृत प्राकृत के बाद की भाषा है, क्या मैं दावे के साथ कहता हूं। इसका सबूत है मेरे पास। सबूत यह है, ऐसा ज्यादा समय तो नहीं हो गया, 9-8 है? जी नहीं चलिए। अब बंद करते हैं, 9 बज गया। अब मैं आप लोगों को, हमारी बात थोड़ी लंबी हो जाती तो नहीं, मैं बहुत बात देख रहे हैं जी, लोग देख रहे हैं, बात कीजिए, कोई बात नहीं सर। अन्य लोगों को भी समय दिया जाए। उनको भी आप लोगों ने सुना, हमारे लिए एक अलग से एक कार्यक्रम कराइएगा जी एक घंटे का। तो उसमें हम डिटेल से, बहुत सारी चीजें छूट गई, हजारों चीजें दिमाग में आ रही हैं और जा रही हैं। अब धम पर बोलेंगे तो 1 घंटा उसी को लग जाएगा। बहुत सारी शाखाएं प्रशाखाएं, जिस तरह बिजली कौनती है उसी तरह दिमाग में भावों का तूफान उठा हुआ है, भारी प्रवाह है दिमाग में, क्या बोले क्या न बोले। कोई इधर भाग रहा है विचार, कोई उधर भाग रहा है। हम पसोपस में हैं, हमको बहुत सारी चीज कहनी थी, लेकिन फिलहाल मैं अपने को रोकता हूं समय अभाव में। आगे समय दीजिएगा प्रदीप जी। बिल्कुल सर। सीरीज
जितने भी हमारे यहाँ पर उपस्थित लोग हैं, मैं सभी को नमो बुधाय कहता हूँ। धन्यवाद। जी, आपकी अनुमति से सर सर्वप्रथम पुस्तक का विमोचन करते हैं। मेरे ख्याल से शैलेश जी की तरफ वो पुस्तक है, पुष्पा जी की तरफ भी पुस्तक है वो, और डॉक्टर मनीष मेश्राम जी की तरफ अगर पुस्तक है तो उसका आपकी अनुमति से यहाँ पर हम विमोचन करेंगे, ऑनलाइन विमोचन। जी ना बहुत सहार्स। जी, पुष्पा बहन जी कैमरे पर दिखाइए पुस्तक अगर आपके पास है तो। जी, शैलेश जी आप भी दिखाइए। जी, तो ये मैं दर्शकों को कहना चाहता हूँ, ये जो है इसका आप बैनर देख सकते हैं स्क्रीन पर। खोवाइला बुद्धनी को जिस पुस्तक का अनुवाद किया हुआ है पुष्पा